अफ्रीका 450 साल तक गुलाम रहा है अंग्रेजों का। इसी तरह से अफ्रीका के जो पड़ोसी देश हैं वो अंग्रेजों के 450 साल तक गुलाम रहे हैं। कुछ एक देश 500 साल तक भी गुलाम रहे हैं इंग्लैंड के। भारत लगभग 250 वर्षों तक गुलाम रहा इंग्लैंड का। इसी तरह से स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी और फ्रांस की गुलामी में कोई देश 100 साल रहा, कोई 150 साल रहा। अल्जीरिया नाम का एक छोटा सा देश है, वो फ्रांस की गुलामी में 350 साल रहा। तो ऐसे अलग अलग देशों ने अलग अलग समय पर, मिस्र नाम का एक देश है, वो अंग्रेजों की गुलामी में सैकड़ों साल तक रहा है। तो अलग अलग देश अलग अलग समय पर अंग्रेजों की गुलामी में, दूसरे देशों की गुलामी में है। पिछले 1000 साल का दुनिया का इतिहास आप पढ़ेंगे तो उनमें ऐसी ही बातें दिखाई देती हैं। इस देश ने उसको गुलाम बनाया, उसने उसको गुलाम बनाया। ये यूरोप में सबसे ज्यादा रहा है। अमेरिका खुद लगभग 250 साल तक इंग्लैंड का गुलाम रहा है। इंग्लैंड के पहले स्पेन का गुलाम रहा है अमेरिका। तो हर समय अलग अलग देश अलग अलग समय पर दूसरों के गुलाम होते रहे हैं। लेकिन आजादी मिलने के बाद उन देशों ने सबसे पहला जो काम किया है, अपनी गुलामी की निशानियों को मिटाने का किया है। यही उनके आजाद होने का सबसे बड़ा सबूत होता है, उनके स्वतंत्र होने का सबूत होता है। जब आप स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए, तो आपका सबूत क्या है? तो आपने गुलामी की सारी निशानियां मिटा दी, मन से भी मिटा दी, तन से भी मिटा दी, वतन से भी मिटा दी। तब जाकर हम मानते हैं कि हाँ, हम स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए। सभी देश ऐसा करते रहे हैं। मैं एक देश की छोटी सी बात बताऊं आपको। इजिप्ट नाम का एक बहुत छोटा सा देश है जिसको मिस्र कहते हैं। उसका असली नाम मिस्र है। इजिप्ट नाम अंग्रेजों ने रखा क्योंकि अंग्रेजों को मिस्र का प्रोनाउंसिएशन नहीं आता था, इसलिए उसका नाम बदल के उन्होंने इजिप्ट कर दिया। मिस्र देश जब गुलाम हुआ अंग्रेजों का काफी लंबे समय तक, तो मिस्र की भाषा बदल गई, भूषा बदल गई, भोजन बदल गया, भेषज बदल गया, सब बदल गया। जैसे ही मिस्र आजाद हुआ तो आजादी के बाद सबसे पहला राष्ट्रपति वहां पर बना, उनका नाम था कमाल पाशा। जानते हैं उन्होंने सबसे पहला जो संवैधानिक कार्य किया अपने देश में, वो ये कि अंग्रेजी भाषा को पूरे देश में से जड़ मूल से खत्म कर दिया उन्होंने। पूरे देश में से जड़ मूल से खत्म कर दिया अंग्रेजी भाषा को। और पूरी की पूरी मिस्र की अपनी जो मूल भाषा थी, जो बहुत पुराने समय पर लोगों को मालूम थी और लोग भूल गए थे, उसकी लिपि भूल गए थे, भाषा के शब्द भूल गए थे, भाषा का संस्कार चला गया था, अपनी शैली भूल गए थे, क्योंकि ज्यादा समय तक अंग्रेजी में डूबे रहे। वो सारी की सारी पुरानी शैली को, पुरानी भाषा को, पुराने प्रोनाउंसिएशन को, उच्चारण को, सारा कुछ कमाल पाशा ने वापस लाया। और आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि बहुत छोटा देश है मिस्र, उस छोटे से देश पर इतना दबाव था आजादी के बाद, उनको अपनी भाषा नहीं लानी चाहिए, अंग्रेजी में ही काम चलाना चाहिए। तो कमाल पाशा अक्सर ये कहा करते थे कि गुलाम देश में हम अंग्रेजी बोलते थे तब हमारी मजबूरी थी, आजाद देश में हम अंग्रेजी बोलें ये शर्मनाक है, ये अफसोस की बात है। इसलिए हम आजाद देश में अपनी भाषा बोलेंगे, और उन्होंने अपनी भाषा को लाया। ये मैंने आपको मिस्र की एक छोटी सी बात बताई। ऐसे ही जर्मनी में, फ्रांस में आप कभी भी जाके देखेंगे, अपनी भाषा का गर्व इतना जबरदस्त है उन लोगों को। एक समय में अंग्रेजों का फ्रांसीसियों से बहुत झगड़ा हुआ है। अगर आप 1000 साल पुराना विश्व का इतिहास पढ़ेंगे तो 10वीं शताब्दी में करीब 300 साल तक अंग्रेज और फ्रांस एक दूसरे के दुश्मन नंबर 1 रहे हैं, जानी दुश्मन रहे। कभी अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों का नुकसान कर दिया, कभी फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों का नुकसान कर दिया। एक बार फ्रांसीसी मजबूत हो गए तो अंग्रेजों पे कब्जा कर लिया। फ्रांस का एक क्षेत्र है, उसको नॉर्मांदी कहते हैं, तो वहां की एक जाति समूह के लोग चढ़ बैठे इंग्लैंड के ऊपर और कब्जा कर लिया पूरे इंग्लैंड पर। और कभी करीब 150 पौने 200 साल नॉर्मन्स लोगों का कब्जा इंग्लैंड पे रहा। फिर फ्रांस की दूसरी जातियों ने भी कब्जा किया। ये झगड़े बाद में उल्टे हो गए, इंग्लैंड ने कभी फ्रांस पर हमला कर दिया। इसमें दोनों की दुश्मनी रही है, और इस दुश्मनी में सबसे पहले उन्होंने अगर किसी बात को ध्यान दिया है तो अपनी भाषा को ध्यान दिया है। जब अंग्रेजों का प्रभुत्व फ्रांस पर हुआ तो अंग्रेजी आ गई वहां पर,
लेकिन जैसे ही फ्रांस ने वापस विजय प्राप्त की, अंग्रेजी को जड़ मूल से खत्म कर दिया। आप फ्रांस में चले जाएंगे, सिर्फ फ्रेंच और फ्रेंच और फ्रेंच ही बोली जाती है, फ्रेंच और फ्रेंच और फ्रेंच ही पढ़ाई जाती है, कोई अंग्रेजी के शब्द नहीं। कोई आती है अंग्रेजी फिर भी नहीं बोलती। हाँ, अंग्रेजी का एक शब्द कोई आपसे बात नहीं करेगा, अंग्रेजी का एक वाक्य कोई नहीं बोलेगा। अगर आप फ्रांस के किसी हवाई अड्डे पर उतर जाएं, पेरिस में उतर जाएं, कहीं भी उतर जाएं, तो टैक्सी वाले को अगर आपने अंग्रेजी में गलती से बोल दिया, वो कभी भी लेके नहीं जाएगा आपको, झक मारकर आप कितना भी पैसा दे दीजिए उसको। और टूटी फूटी फ्रेंच में आपने कुछ अगर बोल दिया, तो हो सकता है पूरे पेरिस में मुफ्त की यात्रा वो आपसे को करा दे, वो कभी आपसे पैसे भी नहीं मांगे। भाषा का इतना गौरव है उनको। और पता है फ्रांसीसियों ने क्या किया? चुन चुनकर डिक्शनरी में से ऐसे सारे शब्द निकाल दिए जो अंग्रेजी भाषा से कभी गलती से फ्रेंच में आ गए थे। क्योंकि आप जानते हैं, जब भी कोई देश गुलाम होता है तो उसके कब्जे से सब चीजें चली जाती हैं। अभी एक चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, जिस देश की आजादी चली जाती है उस देश का सब कुछ चला जाता है। तो आजादी गई तो भाषा चली जाती है। तो फ्रांस में भी ऐसा कभी हो गया, उन्होंने चुन चुन के एक एक अंग्रेजी का शब्द निकाल दिया अपनी डिक्शनरी से, अपनी परंपरा में से, अपनी मान्यता में से, अपने रोज के जीवन में से सारा उन्होंने अंग्रेजी निकाल दिया। इसी तरह जर्मनी का है। आप जानते हैं जर्मनी और इंग्लैंड एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे हैं। जैसे फ्रांस और इंग्लैंड का एक दूसरे से झगड़ा रहा, वैसे ही जर्मनी का इंग्लैंड से काफी झगड़ा रहा है। और दूसरा विश्व युद्ध तो इसी झगड़े के कारण हुआ। आपने अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो जर्मनी का हिटलर और ये इंग्लैंड का क्लेमेंट आर एटली और विंस्टन चर्चिल, दो बड़े नेता उस जमाने के, इनके आपसी अहंकारों के टक्कर में दो युद्ध हो गए। दूसरा विश्व युद्ध हो गया। और उस दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में एक ही बात हुई, क्योंकि इंग्लैंड ने जर्मनी का काफी नुकसान किया, बाद में जर्मनी ने भी काफी नुकसान इंग्लैंड का कर दिया। लेकिन जर्मन लोगों ने कसम खाई कि उनके देश में से इंग्लैंड की गुलामी की कोई भी निशानी वो रहने नहीं देंगे। तो जर्मन भाषा में से अंग्रेजी का एक एक शब्द उन्होंने निकाल के फेंक दिया। जर्मनी की मान्यता और परंपरा में गलती से कोई अंग्रेजी मुहावरा आ गया, उस मुहावरे को उन्होंने निकाल के फेंक दिया और बहुत सारी भाषा में उन्होंने परिवर्तन लाया, ऊपर से नीचे तक। ये सभी देशों में होता रहा है। लेकिन दुर्भाग्य हम अपने देश की बात करना चाहते हैं, वो ये कि भारत इंग्लैंड का गुलाम हो गया। 250 साल तक हम लगभग उनकी गुलामी में रहे। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी रही, बाद में अंग्रेज सरकार की गुलामी आ गई, ब्रिटिश पार्लियामेंट की गुलामी हमारे ऊपर आ गई। और अंग्रेजी यहां अंग्रेजों के कारण आई, ये भी आप जानते हैं। अंग्रेजी भारत की मूल भाषा नहीं है। तो अंग्रेज जिस भाषा को लेके आए थे और जिस भाषा में वो राजकाज चलाते थे, जिस भाषा में भारत के लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाता था, जिस भाषा की मदद से भारत के लोगों को लूटमार किया जाता था, जिस भाषा की मदद से भारत के लोगों को मूर्ख बनाया जाता था, जिस भाषा की मदद से भारत के राज्य छीने गए थे, उस भाषा को आजादी मिलने के बाद तत्काल हटा देने की जरूरत थी। लेकिन हमने जर्मनी जैसा साहस नहीं दिखाया, फ्रांस जैसा साहस नहीं दिखाया, मिस्र जैसा साहस नहीं दिखाया। छोटे छोटे देशों ने जिस तरह का साहस दिखाकर अपनी मातृभाषा को राष्ट्रभाषा बनाया, हम वैसा साहस नहीं दिखा सके। और आजादी के बाद भी इस अंग्रेजी को लगातार हम ढोते चले आ रहे हैं। सवेरे आपसे परम पूजनीय स्वामी जी बात कर रहे थे कि हमारे संविधान में यह तय हुआ था कि आजादी मिलने के बाद 15 वर्ष के अंदर भारत की भाषा बदल जाएगी। संविधान में लिखा गया। और संविधान में लिखने वाले कोई साधारण पुरुष नहीं थे, इस देश के बड़े बड़े नेताओं ने संविधान लिखा है। बाबा साहब अंबेडकर संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके चेयरमैन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सबसे बड़े नेताओं में गिने जाते थे। सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के बहुत बड़े नेताओं में से हुआ करते थे। अनुग्रह नारायण सिन्हा संविधान के बहुत बड़े नेताओं में गिनती होती थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा के सर्वोच्च पद पर विराजमान हुआ करते थे। ऐसे 319 बड़े नेताओं ने हिंदुस्तान का संविधान लिखा। और वो सारे के सारे बड़े नेता इस देश के मूर्धन्य लोग थे, विद्वान लोग थे, चोटी के लोग थे। समाज के लोगों ने उनको संविधान सभा के लिए चुनकर भेजा था। आपको मालूम है, हमारे देश के ये 319 नेता को भारत के लोगों ने चुनकर संविधान सभा में भेजा था।
और ये देश के उस समय के सबसे बड़े नेताओं में गिनती होती थी। इन्होंने लगातार चिंतन किया, मनन किया और आपस में बहस की है और बहस करके ये तय किया कि जल्दी से जल्दी हमें अंग्रेजी से छुटकारा पा लेना चाहिए। तो संविधान सभा में ये बात हुई। एक दल के नेता ऐसे थे संविधान सभा में जो ये कहा करते थे कि अंग्रेजी से तो हमें आज ही छुटकारा पा लेना चाहिए क्योंकि ये गुलामी की भाषा है, हमारी नहीं है। लेकिन दूसरे दल के ऐसे नेता थे वो ये कहा करते थे कि धीरे धीरे छुटकारा पा लेना चाहिए। आपको मालूम है भारत की आजादी के इतिहास में हमेशा दो तरह के नेता रहे हैं, एक नरम दल, एक गरम दल। गरम दल वाले नेता हमेशा से, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो गरम दल के नेता थे संविधान सभा में। वो हमेशा ये कहा करते थे आज और अभी, कल क्यों? हमें गुलामी की कोई निशानी रखनी क्यों है? आज और अभी तय करना है और कल से जब संविधान लागू होगा तो अंग्रेजी को समाप्त कर देना है। हमारी मातृभाषा हिंदी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि में हमें हमारा काम चलाना है। लेकिन दूसरे नरम दल के नेता थे वो कहा करते थे नहीं नहीं, इतनी जल्दी मत करो, हमें इसमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, धीरे धीरे करके अंग्रेजी हट जाएगी। दुर्भाग्य से उस समय क्या हुआ, संविधान सभा में भी नरम दल वाले नेताओं की थोड़ा बहुमत हो गया, गरम दल वाले नेताओं का अल्पमत रह गया। तो बीच का रास्ता निकाला गया। गरम दल वाले कहते थे तुरंत अंग्रेजी हटाओ, नरम दल वाले कहते थे धीरे धीरे हटाओ। तो बीच का रास्ता निकाला गया कि चलो ठीक है, 15 साल एक समय तय कर लेते हैं, 15 साल में हम अंग्रेजी को पूरी तरह से विदा कर देंगे। ये तय हो गया, लिख गया। जब तय हो गया और लिख गया और संविधान की सभा का प्रस्ताव बन गया और उसके बाद वो दस्तावेज बन गया, तो उसके बाद आजादी के 62 साल होने को आए हैं, अभी भी अंग्रेजी को क्यों नहीं हटाया गया, क्यों नहीं उसको विदा किया गया? जिस तरह से हमने अंग्रेजों को भगाया था, अंग्रेजी को ऐसे ही भगाया जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं हो पाया। ये बहुत शर्म की बात है, बहुत अफसोस की बात है। और जिन लोगों ने अंग्रेजी को हटने नहीं दिया इस देश में से, उन लोगों के तर्क क्या हैं, कुतर्क क्या है, वो हमें जानना चाहिए। क्योंकि जब आप समाज में जाएंगे और आप ये बात करेंगे ना कि हमारा भारत स्वाभिमान का संविधान क्या है, हमारे भारत स्वाभिमान की नीतियां क्या हैं, तो सबसे पहली और प्रमुख नीतियों में से एक है भाषा की नीति हमारी। हम ये चाहते हैं कि भारत के सारे विद्यार्थियों को सभी तरह की उच्च शिक्षा मातृभाषा में ही उपलब्ध होनी चाहिए। हमारे भारत के सभी न्यायालयों में, उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, जिला न्यायालय में, तहसील न्यायालय में, हर व्यक्ति को न्याय की उम्मीद उसकी मातृभाषा में ही होनी चाहिए और न्याय का निष्पादन भी उसकी मातृभाषा में होना चाहिए। न्याय हिंदी में मिले, तमिल में मिले, तेलुगु में मिले, मलयालम में मिले, और न्याय करने वाले तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी आदि का उपयोग करें, न्याय करवाने वाले इनका उपयोग करें। ये हमारे भारत स्वाभिमान की बहुत स्पष्ट नीति है। जब आप इस नीति को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। लोग आपसे कुतर्क करेंगे और वो कुतर्क हैं उन लोगों के जिन्होंने अंग्रेजी को हटने नहीं दिया इस देश में से।